Kent Philosophy, Lecture 4, Fixed Principles, Laws and Government from Center. लॉज एंड गवर्नमेंट यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि केन सर ने बहुत बार गवर्नमेंट के एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें चीज़ें एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है. सो आई एम प्रिसीजन वेलकमिंग यू ऑल टू दिस होम्योपैथिक अकेडमी एंड आई विल बी टीचिंग यू केन फिलोसफी. जैसे कि हमने पिछले 3 लेक्चर्स कवर करे हैं, बिल्कुल उसी वे में हम 4th लेक्चर भी कवर करेंगे, जिसमें हम पैराग्राफ वाइज अंडरस्टैंड करेंगे कि हर एक पैराग्राफ में केन सर ने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है. पैराग्राफ 1 में केन सर ने रोल ऑफ लॉ एंड लॉ वर्सेस एक्सपीरियंस बताया गया है. सो बेसिकली होम्योपैथी कोई एक्सपेरिमेंट बेस्ड सिस्टम तो है नहीं, ठीक है. वो एक नेचुरल लॉ पे बेस्ड है, एक फिक्स्ड प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है. एंड इसी के ऊपर पूरा सिस्टम बैठा हुआ है, ठीक है. रेदर देन जस्ट एक्सपीरियंस, वो एक फिक्स प्रिंसिपल्स पे हमारा होम्योपैथी बना हुआ है. उन्होंने ओल्ड स्कूल मेडिसिन को ये बोल के क्रिटिसाइज किया हुआ है कि वो हर चीज़ को एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखते हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड. बट आप ये देखो ना कि यार सपोज एक वायरस है, उसका जेनेटिक मटेरियल बार बार चेंज होता रहता है. सो वंस अ जेनेटिक मटेरियल इज चेंज्ड, इट हैज़ टर्न इनटू समथिंग न्यू. अब हमें इसके लिए भी वैक्सीन फाइंड करनी है, इसके लिए भी वैक्सीन फाइंड करनी है. हमने ये चीज़ कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत देखा हुआ था. दैट्स व्हाई आई गेव यू दैट एग्जांपल विच इज़ मच रिलेटेबल टू यू, राइट. सो इसलिए एक अगर एक फिक्स लॉ होता है, एक फिक्स प्रिंसिपल होता है, तो हमको ये छोटी छोटी चेंजेस में बार बार अपने आप को अडाप्ट नहीं करना पड़ता, राइट. सो ही asserts, who Dr. Kent asserts that true science must be built on law and experience should only serve to confirm this laws. ठीक है. What is saying कि जो एक ट्रू साइंस है वो एक फिक्स लॉ पे होना चाहिए, जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ इस लॉ को कंफर्म करने के लिए यूज़ करना चाहिए, राइट. सो आगे देखते हैं. इन पैराग्राफ 2, द डेंजर ऑफ एक्सपीरियंस विदाउट डॉक्ट्राइन. सो बेसिकली सच कभी चेंज नहीं होता, सिर्फ लोग उसे इग्नोर करते हैं, ओके. सो ही एक्सप्लेन्स दैट विदाउट डॉक्ट्राइन or truth, a physician is prone to invent theories based on shifting observations. Now, every individual can see different things and make their own theories, ठीक है. And if such things will happen, so observation will shift कि यार ये सही बोल रहा है, okay now this has improved little, now ये सही बोल रहा है, right. But अगर एक फिक्स लॉ हो, फिक्स प्रिंसिपल होगा, तो हर इंडिविजुअल चाहे अपने कितने भी ओपिनियन दे दे, वो कहीं ना कहीं उस एक लॉ को कंसिडर करके ही बस इम्प्रूव करेंगे, ना कि अपनी नई नई थ्योरीज बनाने में टाइम वेस्ट करेंगे. थेरेपेटिक मेडिसिन एफोरिज्म 1, उसमें भी यही बताया गया है. सो एफोरिज्म 1 का आप अगर फुटनोट अच्छे से पढ़ेंगे देन यू विल गेट टू नो, ठीक है. आगे देखते हैं. सो this led to medical conventions where thousands of doctors disagrees cause they lack what? We'll see. They lack a common, fixed, true foundation. Conversely rule Homeopathy conversely relies on the validity of law itself and not on men, which is very true कि होम्योपैथी एक फिक्स प्रिंसिपल, एक लॉ पे बेस्ड है, ना कि किसी एक आदमी के ओपिनियन पे, ठीक है. एंड अगर ऐसा होता तो हमारी भी थ्योरीज हर दूसरे दिन चेंज होती रहती. सो द गवर्नमेंट फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस, ये पैराग्राफ 3 में बताया गया है. कैंट कंपेयर्ड ह्यूमन बॉडी टू सिविल गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि लॉ एंड गवर्नमेंट का क्यों इससे रिलेट किया गया है. सो बेसिकली ही आर्ग्यूज दैट मैन हैज़ अ सुप्रीम सेंटर ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज सेरिब्रम. मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ कवर की थी. एवरीथिंग इन मैन गोज फ्रॉम ए सेंटर टू द स्किन टू एक्सट्रीमिटीज. यहाँ पे भी कैंसर यही बोल रहे हैं. बेसिकली उन्होंने उस टाइम पे यूएस वगैरह की गवर्नमेंट का एग्जांपल लिया था कि अगर सपोज़ हम इंडिया का एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर सपोज़ इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो छोटे छोटे सारे स्टेट गवर्नमेंट में दिक्कतें फैलने लगेंगी, इकोनॉमिक क्राइसिस होने लगेंगे. लेकिन अगर सपोज़ एमपी के गवर्नमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, एमपी में या फिर यूपी में आ रही है,
तो सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज़ में इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जो सुप्रीम गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इसको रिकवर करने में हेल्प कर सकते हैं, राइट। सो यही चीज़ है। आगे देखते हैं। एवरीथिंग इन मेन गोज फ्रॉम द सेंटर टू द स्किन एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। नाउ ट्रायड ऑफ डायरेक्शन क्या है बेसिकली? ट्रायड ऑफ डायरेक्शन कि हमें द विल एंड अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा इनर मोस्ट है, सोल स्टफ या फिर वाइटल फोर्स के बेस पे है, ठीक है। द लिम्बस सिंपल सब्सटेंस जो कि इंटरमीडिएट है, एंड देन द मटेरियल बॉडी विच इज़ द आउटर मोस्ट थिंग। आई मीन ये फ्लो बता रहा है बेसिकली, ठीक है। तो every cell of the body follows this order, that is having its own will and understanding. Every cell follows this order, that is having its own will and understanding, as well as its material substances, ठीक है। हर सेल के पास अपनी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, इसीलिए जो सेल डेथ होती है, सेल डेथ हमारी, वेट अ मिनट, जो सेल डेथ होती है, सेल डेथ हमारी दो तरीके से होती है, आप लोगों को पता ही होगा, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। तो ये सुसाइड होता है बेसिकली सेल के द्वारा करा हुआ, और ये ज़बरदस्ती उसको, मतलब ज़बरदस्ती सेल नेक्रोसिस इज़ लाइक कि आउटर स्टिमुलेशन की वजह से उसको ये चीज़ करनी पड़ती है। बट एपोप्टोसिस समथिंग कि जब उस चीज़ की नीड ही नहीं बची है, तो या तो एक्सटर्नल से कोई स्टिमुलेशन आएगी, या तो सेल अंदर से ही खुद स्टिमुलेट करेगा कि भाई नाउ यू विल हैव टू ब्रेक डाउन। एंड इसमें आपको पता ही होगा कि इसमें बिना स्वेलिंग के काम होता है, इसमें स्वेलिंग के काम होता है कि लाइक इफ समवन इज परफॉर्मिंग सुसाइड, तो वो चार लोगों को बता के तो करेगा नहीं कि आई एम डूइंग इट, तो वो कोई साइन एंड सिम्टम नहीं शो करता है, एंड दिस इज बेसिकली नीडेड एज वेल, ठीक है। सो अब आगे देखते हैं, एंड द डायरेक्शन ऑफ डिसीज एंड क्योर। सो यहाँ पे फ्लो ऑफ ट्रू नेचुरल डिसीज का बताया गया है कि सेंटर टू सरकमफेरेंस जाता है, ठीक है। सेंटर टू सरकमफेरेंस चीज़ें जाएंगी, एंड इसी फ्लो में क्योर भी अकर होगा। लाइक सबसे पहले विद इन टू आउटवर्ड क्योर होता है, हमें ऑब्वियसली ये चीज़ पता है, ठीक है। देन if opposite occurs, that is disease seems to flow from outside to within, then it is not natural but it is injury या फिर suppression. इंजरी इज लाइक फिंगर में चोट लग गई या फिर कुछ भी हो गया, तो दैट इज समथिंग जो आउटसाइड से हुआ है, अंदर हम पूरे तरीके से नॉर्मल हैं, तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी खुद से ही क्योर कर लेगी, लाइक बाहर से कोई सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पैराग्राफ 6 में यही चीज़ एक्सप्लेन किया गया है। सो प्रोटेक्शन एंड द नेचर ऑफ मियाज्म। Unless internal government is disturbed, disease cannot flow in from outside. Hence, men is protected. अगर बाहर उंगली में चोट लगी है, suppose you are chopping something and you got hurt in your finger, then obviously your inner government is to not hurt with that, right? MP गवर्नमेंट को अगर कुछ हुआ है या फिर राजस्थान गवर्नमेंट को कुछ हुआ है, तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट तो अभी भी नॉर्मली फंक्शन कर रहा है ना, वो ईजिली जो भी यहाँ पे दिक्कतें हैं उसको मैनेज कर सकता है, राइट। कैंसर ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस मियाज्म, सोरा सिफिलिस एंड साइकोसिस। सोरा सिफिलिस साइकोसिस के बारे में कैंसर ने इस पैराग्राफ में बताया था, बट ही ऑल्सो मेंशन कि वो आगे इसको और इलैबोरेटेड फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे, अभी इतना ज़्यादा इस यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल डिसऑर्डर। इंटरनल कैन ईजिली रिकवर, राइट, एंड एक्सटर्नल रिकवर। पैराग्राफ 7 में देखते हैं external versus internal disorder. So internal can easily recover external injury, right, cause the center is healthy. True disease like miasm or measles disturbs the center itself. अब अगर फिंगर कट हुई है या फिर ऐसा कुछ भी है, तो उसमें हमारा सेंटर तो एज इट इज़ है, राइट। बट जो ट्रू डिसीज़ होती हैं, जो मियाजमेटिक डिसीज़ होती हैं, जैसे या मियाजमेटिक डिसीज़ हो गई या फिर मीजल्स वगैरह हो गई, तो उसमें तो हमारा सेंटर गवर्नमेंट ही डिस्टर्ब हो गया है, तो वहाँ पे हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। For cure to occur, knowing the internal cause is must rather than just focusing on external, ठीक है। लाइक
उन्होंने हेमरॉइड्स और ट्यूमर का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि वाई द रियकरेंस ऑफ हेमरॉइड्स, दैट मीन्स पाइल्स, अकर्स। एक बार ऑपरेशन करा लिया बट स्टिल वी हर्ड ना कि वापस से रियकर हो गया है। क्यों? इसका मतलब जो इंटरनली जो चीज़ें बिगड़ी थी, जो चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी, वो हमने अभी तक फिक्स नहीं की है। सो अनलेस एंड अनटिल दोज थिंग्स आर नॉट फिक्स्ड येट, वी कैन नॉट क्योर दीज थिंग्स, राइट। सो आगे देखते हैं प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। फोर्थ अफॉरिज्म को लेके भी उन्होंने यहाँ पे चीज़ें बताई हैं, फिफ्थ को भी लेके बताई हैं इनफैक्ट। देखते हैं, फॉर अ फिजिशियन टू बी प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, उसको क्या पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है, क्या चीज़ हेल्थ को डीअरेंज कर रही है बेसिकली। ओके, सो द कॉज ऑफ सिकनेस आर इनविजिबल and can only be known by signs and symptoms. We know that. So, dealing just with the pathology, that is external cause without internal, is a farce. ठीक है, जब तक हमको इंटरनल कॉज पता ही नहीं है, हम उसके पैथोलॉजी के बेसिस पे ही ट्रीट कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट बेसिकली हम मजाक कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो। सो पैराग्राफ 9 में द प्रोड्रोमल स्टेज, ठीक है। सो प्रोड्रोमल स्टेज को हम समझते हैं। प्रोड्रोमल स्टेज होती क्या एग्जैक्टली तो जब कोई एक्साइटिंग कॉज किसी एक्यूट डिसीज को बना रहा है, लाइक द एक्साइटिंग कॉज ऑफ एक्यूट डिसीज एज एन इनविजिबल इमटेरियल सब्सटेंस दैट फास्टन्स अपॉन द इंटीरियर। सो वो टाइम लेती है ऑपरेट करने में बिफोर इट अफेक्ट्स द एक्सटर्नल मैन, ठीक है। दिस इज प्रोड्रोमल स्टेज। समझ में आया कि जब कोई एक्साइटिंग कॉज ऑफ अक्यूट डिसीज, ठीक है, विच इज़ इनविजिबल इमटेरियल सब्सटेंस, तो इंटरनल को इंटीरियर को वो फास्टली हर्ट कर सकती है, राइट। सो वो जो टाइम ले रही है, इट टेक्स टाइम टू ऑपरेट बिफोर इट अफेक्ट्स द एक्सटर्नल मैन। अब इंटीरियर तो उसका इफेक्ट हो गया है, बट एक्सटीरियर तक आने में जो समय ले रही है, सो दिस इज प्रोड्रोमल स्टेज। अब ईच मियाज़म हैज़ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ फिजिशियन मस्ट लर्न टू रिकोगनाइज। ये अलग से उसने इसी पैराग्राफ में केन सर ने थोड़ा सा मियाज़म के बारे में भी और आगे बताया था। वही लिखा हुआ है कि हमको हर मियाज़म की थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए जिससे हम उसे रिकोगनाइज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल सोरा में क्या था, सोरा में इन्फ्लामेशन होता है, राइट। देन साइकोसिस में आउटग्रोथ होता है, सिफिलिस में डीअरेंजमेंट होता है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए बेसिक, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे इन पैराग्राफ 10, द नेसेसिटी ऑफ सिम्टम। ट्रू फिजिशियन शुड नेवर डिपेंड ऑन जस्ट पैथोलॉजी और लैब रिपोर्ट्स एज दीज आर द एंड रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिसऑर्डर्ड गवर्नमेंट, ठीक है। ये एकदम आखिरी की चीज़ें हैं, बट अंदर से जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं हमें वो भी तो पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव सिम्टम्स पे ज़्यादा फोकस करना। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ नर्वस गर्ल, अब इफ वी आर गोना सी इट्स पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स तो हमें तो पता लगेगा ही ना कि इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, बट दिक्कत है। शी इज़ नर्वस, वाई इज शी नर्वस, वाई इज शी कॉन्फिडेंट, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी हमें फिक्स करते आना चाहिए। होम्योपैथी तब तक जिंदा रहेगी ना गाइस जब तक उसके प्रिंसिपल जिंदा रहेंगे, ठीक है। सो हमें ये पता है कि हमारी होम्योपैथी इज़ लाइक बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल, लाइक इट्स मिरेकल, क्योंकि वो नेचुरल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बनी हुई है। तो आर होम्योपैथी इज गोना स्टे टिल एंड, ठीक है। सो होम्योपैथी विल सर्वाइव एंड ग्रो ओनली इफ इट्स फिक्स प्रिंसिपल्स आर प्रिजर्व विदाउट डाइल्यूशन और कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। प्रिंसिपल्स पर विश्वास ही एक ट्रू होम्योपैथ की पहचान होती है। सो इफ़ यू गेट माई पॉइंट्स कि होम्योपैथी फेल क्यों नहीं होती, एंड होम्योपैथी में हमें सारे सब्जेक्टिव सिम्टम्स, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, सिम्टोमेटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर हम ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कंपाइल करके, बहुत अच्छे से एनालाइज करके चलेंगे ना, तो हमारी होम्योपैथी हमेशा ही टॉप पे रहेगी, कभी फेल नहीं होगी, हमेशा एक अच्छे रिजल्ट्स देगी। सो पढ़ते रहें, एंड बहुत शॉर्ट में ये मैंने समझा दिया है, एंड उसमें भी बहुत ज़्यादा थ्योरीज ही दी हुई हैं।
अब आपको ये गवर्नमेंट के बारे में तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इंडिया का इसलिए लेके समझा है क्योंकि ज़्यादा अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे। अब वहाँ पे बताया गया था फिलिपिडिन एंड ये सारे, तो उससे हम इतना जल्दी कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। So yeah, that's it for this video. Thank you so much for watching it and love you all. Do subscribe Homeopathic Academy. Do like, comment, share and subscribe. एंड मुझे बताना अगर मुझे कुछ और एडिट करने की ज़रूरत है या फिर और डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, या आपको एज इट इज़ बुक के पेजेस रीड करने हैं और फिर वहाँ से ये समझाऊँ। सो जैसा भी लगे जस्ट टेल मी एंड या पढ़ते